आज फिर एक नया चैप्टर अपन लेके आए हैं, परागण, निषेचन तथा भ्रूण का परिवर्तन। इससे पहले आपको हमने पुष्पों के बारे में पढ़ा था, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। अब संरचना के बाद अपन इसके बाद का दूसरा जो अध्याय आता है परागण, निषेचन तथा भ्रूण का परिवर्तन, वो आज लेंगे, विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं परागण की। जब पुष्पों में फल बनते हैं, बीज बनते हैं, तो कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा क्रिया होती है? तो सबसे पहले उसमें आएगा परागण। पुष्पों में जब तक परागण की क्रिया नहीं होगी, निषेचन नहीं होगा, फल नहीं बनेंगे। पेड़ में पुष्प तो बन गए और पुष्प के बाद क्रिया कौन सी कराएगी? परागण। और परागण की परिभाषा देख सकते हैं, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं और गिरने के बाद निषेचन होता है, बीज बनते हैं, फल बनते हैं, तो परागण की क्रिया कहलाती है। देखिए परिभाषा लिखी है, परागणों का परागकोश से मुक्त होकर जायांग की वृत्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। समझ में आ गया होगा? तो परागण की परिभाषा ये हुई कि एक पुष्प, ये देखिए एक छोटा सा पुष्प बनाते हैं और ये पुष्प है, इसके परागकण निकलकर फिर किसी दूसरे पुष्प, ये दूसरा आपने पुष्प बना दिया छोटा सा की वृत्तिकाग्र। तो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाना ही परागण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि परागण की क्रिया एक पुष्प के परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर चले जाते हैं। अब परागण की क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण से मतलब है एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण, ये पुष्प है, देखिए बात करते हैं अपन, एक पुष्प है, इसमें पुंकेसर भी है, जायांग भी है, तो इसी के परागकण निकलकर उसी की वृत्तिकाग्र पर यदि गिर जाते हैं तो क्या कहलाएगा? स्वपरागण। उसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर यदि पहुंच जाते हैं तो स्वपरागण कहलाते हैं। तो स्वपरागण जब परागकण उसी पौधे के पुष्प पर गिरते हैं, उसी पौधे के पुष्प पर गिरते हैं तो क्या कहलाएगा? स्वपरागण। स्वपरागण समझ आ गया होगा? एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर गिरते हैं। अब स्वपरागण के दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजातीय पुष्प परागण। स्वयुग्मन का मतलब होता है एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर, स्वयुग्मन समझ आ गया होगा? एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वयुग्मन कहलाते हैं। दूसरा है सजात पुष्प के परागकण। इसमें एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिरते हैं। अंदर तो थोड़ा सा अंतर है। स्वयुग्मन में तो क्या होगा? उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर गिरेंगे। सजात पुष्प के परागकण किसे कहेंगे? एक पुष्प के परागकण निकलकर पौधे के किसी दूसरे वृत्तिकाग्र पर गिर सकते हैं तो क्या कहलाएगा? सजात पुष्प परागण। तो ये थी स्वपरागण की विधियां। स्वपरागण में पौधे के एक पुष्प के परागकण निकलेंगे, या तो उसी पुष्प पर गिरेंगे या दूसरे पुष्प, पौधा वही होगा तो कहलाएगा स्वपरागण। स्वपरागण ज्यादातर धान की खेती है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, उनमें स्वपरागण पाया जाता है। बड़ी आकार की खेती, बड़े उसमें खेती होती है, उनमें स्वपरागण पाया जाता है। अब परपरागण की बात करें, परपरागण नाम से लग रहा है परपरागण, एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के वृत्तिकाग्र पर जाते हैं, क्या कहलाएगा? परपरागण कहलाएगा। जब एक पौधे के परागकण दूसरे पादप के पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाएगा? परपरागण। समझ आ गया होगा?
दोबारा इसे लिखते हैं, एक पौधे के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे पर गिरे तो क्या कराएगा? पर परागण। पर परागण की क्रिया ज्यादातर कीटों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा या तितलियों के द्वारा होती है। अधिकांश पौधों में पर परागण होता है तो कीटों के द्वारा होता है। तो दो परागण की विधियां थी, स्वयं परागण और पर परागण। अब पर जो परागण की विधियां हैं किस किसके द्वारा होती है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं अपन। परागण की विधियां सबसे पहला है वायु द्वारा परागण। देखिए ज्यादातर पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है। ओक है, खैजर है, टाइमर है। हवा चलती है तो पुष्प के परागकण निकलकर उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, वायु द्वारा परागण कराएगा। मक्का है, बाजरा है, इनमें वायु के द्वारा परागण होगा। हवा चलती है, बड़े बड़े खेत हैं, उनमें गेहूं है, जो है बाजरा है, मक्का है, इनकी खेती हो रही होती है तो उनमें कोई कीट के द्वारा पर परागण नहीं होता, उनमें स्वयं परागण होगा। किसके द्वारा होगा? वायु परागण के द्वारा होगा। एक वायु परागण का उदाहरण ओक का देखा होगा। ओक का बीज होता है, उसके चारों तरफ कुछ फाइबर लगे होते हैं और ये उल्टा होकर कई जगह पहुंच जाता है तो ये भी वायु के द्वारा परागण होता है। इसके अंदर परागकण होते हैं, हल्के होते हैं तो वायु के द्वारा उधर दूर तक चले जाते हैं तो वायु के द्वारा परागण हो जाता है। दूसरा अपन देखते हैं जल के द्वारा परागण। पानी में पाए जाने वाले पौधे, डोक्टेरा है, वेरिसिनेलिया है, उनमें परागकण पानी में आ जाते हैं, तैरते तैरते कई दूरी पे चले जाते हैं, वहां जाकर ये परागकण की क्रिया कर देते हैं तो जल द्वारा परागण होगा। डोक्टेरा है, वेरिसिनेलिया, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में उनका परागण हो जाता है। अब तीसरे प्रकार का देखें कीट के द्वारा परागण। देखिए करिए कीट के द्वारा, कीट का मतलब इंसेक्ट का मतलब है मधुमक्खी है, तितली है, बीटल है, बहुत सारे कीट हैं जो पौधों के पुष्प पर मंडराते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पौधों के पुष्प में मकरंद निकलता है, खुशबू होती है, मकरंद है, पुष्प का रंग थोड़ा आकर्षक है, इसलिए ये कीट उस पर आकर्षित होते हैं, उसके चारों तरफ। तो ये होगा कीट के द्वारा परागण। कीट के द्वारा परागण ज्यादातर पर परागण होता है, परंतु स्वयं परागण भी होता है। सालविया है, सरसों है, 80% पौधों में कीटों के द्वारा परागण होता है, क्योंकि कीट मधुमक्खियां मकरंद लेने के लिए पुष्प पर आती है। जैसे एक ये कीट का अपन उदाहरण बताते हैं इसमें। एक ऐसा ही एग्जाम्पल बहुत अच्छा एक पुष्प है सालविया। सालविया का ये अपन इसमें कीट के द्वारा परागण देखिए। सालविया है, बहुत बढ़िया पुष्प है, कीट के द्वारा परागण का बहुत ही बढ़िया दिख रहा होगा इसमें। कीट यहाँ आकर बैठता है और ऊपर की ओर इसके पुंकेसर है तो पुंकेसर की पीठ पर लग जाते हैं। जैसे ही ये कीट दूसरे पुष्प पर जाता है उसमें परागण की क्रिया हो जाती है। तो बहुत ही सालविया का उदाहरण है कि कीटों के द्वारा परागण होंगे। ऐसे सरसों में कीटों के द्वारा परागण होता है, अधिकांश पौधों में कीटों के द्वारा परागण होगा, जिसमें तितली है, कीट है, मधुमक्खी है, बीटल्स हैं रहते हैं। पक्षी के द्वारा परागण, कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है। खास एक पौधा है पक्षियों के द्वारा परागण होता है, गुंजन पक्षी है, हमिंग बर्ड भी कहलाता है, एक छोटा सा पक्षी है वो, ये भी पुष्पों का रस चूसता है जिससे परागण की क्रिया कर रहा है। चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होगी। कुछ पौधों में रात के समय में कदम है, गोरख इमली है, उनमें चमगादड़ जब पुष्पों का रस चूस जाती है तो परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा भी हो जाती है। तो ये परागण की विधियां हैं, वायु के द्वारा परागण, जल के द्वारा परागण, कीट के द्वारा परागण, पक्षी के द्वारा परागण और चमगादड़ के द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद आता है निषेचन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे निषेचन। अब देखिए निषेचन क्या होता है? जब परागण की क्रिया पूरी हो जाती है, परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। ये क्या है? परागकण है, परागकण। जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाता है तो परागण की क्रिया होगी। अब उसके बाद होता है निषेचन की क्रिया। नर मादा यौगिकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। परागण होने के बाद जो परागकण है उसमें
उसमें अंकुरण होगा, पराग नली निकलेगी, बीजांड में जाएगी, निषेचन की क्रिया करेगी। तो ये सारी जब निषेचन हो जाएगा तो उसे बीज बनेगा। तो निषेचन की क्रिया किसे कहेंगे? नर व मादा युग्मों के संलयन की क्रिया। तो नर व मादा युग्मों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन की विभिन्न चरण है। पहला है परागकणों का अंकुरण। परागकणों का अंकुरण होगा जैसे ही परागण की क्रिया होती है, परागकण आकर वर्तिकाग्र पर मिल जाते हैं, उसकी बाहरी मिट्टी गल जाती है, वहां से निकलती छोटी छोटी नलियां, और बहुत से परागकण मिल जाते हैं वर्तिकाग्र पर, पराग नलियां निकलती है। पराग नलियों का निर्माण, जैसे परागकण का पराग नली निकलती है तो उनमें से एक पराग नली बड़े आकार की होकर जायांग के अंदर प्रवेश करती है। अब देखिए जायांग के 3 भाग होते हैं। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। ये वर्तिकाग्र और ये वर्तिका। तो सबसे पहले परागकण वर्तिकाग्र में आता है, अंकुरण होगा, फिर पराग नली निकलती है, पराग नलिका का निर्माण, फिर इसके बाद पराग नलिका की वृद्धि होगी। धीरे धीरे पराग नली वर्तिकाग्र के अंदर आगे की ओर जाती जाती है और धीरे 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 अंदर प्रवेश करती है और ये आगे जाकर बीजांड द्वार तक पहुंच जाती है। पराग नली कहां पहुंची? बीजांड द्वार तक। वृद्धि होने के बाद पराग नली बीजांड द्वार तक पहुंच जाती है। इस दौरान पराग नली में 2 नलियुग्म पाए जाते हैं। उसके बाद पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है। जैसे ही बीजांड के अंदर 8 कोशिकाएं होती है, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। नीचे वाले 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, 2 कोशिका मिलकर द्वितीय केंद्र बनाते हैं। ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं हैं जो प्रतिद्वि कोशिका कहलाती है। जैसे ही पराग नली सहायक कोशिकाओं के संपर्क में आती है तो एक रास्ता बन जाता है और इसमें आकर 2 नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। पराग नली बीजांड के अंदर पहुंचने के बाद दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। अब ये आगे जाकर निषेचन की क्रिया करते हैं। अब निषेचन कैसा होता है? सभी आवर्त दीजिए पादपों में जो निषेचन का प्रकार होता है द्विनिषेचन व त्रिसंयोजन प्रकार का होता है। वो कैसे होते हैं समझेंगे। देखिए कितने नर युग्मक निकले? 2। एक नर युग्मक अन्य कोशिका से संयोग करता है, अर्थात एक नर युग्मक अन्य कोशिका से संयोग करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है। ये पहला निषेचन हुआ। एक नर युग्मक अन्य से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है, ये पहला निषेचन हुआ। और इससे क्या बनेगा? बाद में भ्रूण बनता है। इससे बनेगा भ्रूण बनता है। पहला निषेचन हो गया, अर्थात एक नर युग्मक अन्य कोशिका से संयोग करता है, ये प्रथम निषेचन हो गया। द्विनिषेचन है इसलिए ये प्रथम निषेचन हुआ। दूसरा निषेचन में ये दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोग करता है, ये वाला ऐसे संयोग करेगा, ये दूसरा निषेचन हो गया। द्वितीय केंद्रक से दूसरा नर युग्मक संयोग करता है, द्विनिषेचन हो गया। अब यहां देखिए दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित करता है। अब इसमें क्या है? एक नर युग्मक में गुणित सूत्र है और 2 द्वितीय केंद्र 2 कोशिकाएं हैं, इसमें 2n है, तो कुल मिलाकर यहां 3n त्रिगुणित कोशिका बन जाती है और इस त्रिगुणित कोशिका को कहते हैं भ्रूण कोश बनता है। जब निषेचन हो जाता है तो प्रथम निषेचन से भ्रूण बनता है और द्वितीय निषेचन से भ्रूण कोश बनता है। इस प्रकार के निषेचन को कहते हैं द्विनिषेचन त्रिसंयोजन। सभी आवर्त पादपों में इस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन
त्रिसंयोजन या त्रिसंयोजन। एक बार और देख ले, प्रथम निषेचन में एक नरयुग्मक अंडकोश का संयोग करता है, इससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है। दूसरे निषेचन में दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्र से संयोग करता है और इससे क्या बनता है, भ्रूण कोश बनता है। तो इस प्रकार के निषेचन को कहेंगे द्विनिषेचन, त्रिसंयोजन या त्रिसंयोजन। आज इतना ही।